तो बच्चों, अब इस पार्ट में हम बात करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित अणुसूत्रों के संरचनात्मक समावयवों की संख्या बताइए। तो हमें यहाँ पर ये अणुसूत्र दे रखा है, C4H10 दे रखा है, C5H12 दे रखा है, C6H14 दे रखा है और एक C7H16 दे रखा है। ठीक है, अब इनको सोल्व करने से पहले, इनकी शुरुआत करने से पहले हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तुम्हें याद होगा ये टॉपिक हमने समावयवता जो शुरू करा था उसके स्टार्टिंग में हमने इसकी बात करी थी, उस लेक्चर को अच्छे से फिर से देखना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या था, असंतृप्तता की कोटि, एक नाम और था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का अणुसूत्र देखकर ये बताना कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे DOU। तो अणुसूत्र देखकर DOU को बताना कि उसका DOU कितना होगा। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, पहले लेक्चर में मैंने उसको लिया हुआ है, आप चाहे तो उसको वापस देख सकते हो। तो जैसे एल्केन दे रखा है, एल्केन का DOU कितना होता है, 0, क्योंकि एल्केन में कोई पाई बॉन्ड वगैरह होते ही नहीं है, सारे के सारे संतृप्त बॉन्ड होते हैं। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। तो अगर किसी कोई अणुसूत्र अगर इससे मैच कर रहा है, इसके जैसा है, तो अच्छा n यहां पर क्या है, n यहां पर है कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो इसका DOU होता है 0। और अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, सबको पता होगा। और एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड कितना है, 1, तो एल्कीन का DOU 1 होता है। ठीक है, और एल्काइन में, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है और इसका DOU 2 होता है, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है इसलिए इसका DOU 2 है। अब देखो अणुसूत्र को देखते ही ये बताना कि उसका DOU कितना है, तो फॉर्मूला देखो Cn, अगर n कार्बन परमाणु है तो H कितने होंगे, 2n+2, मतलब n का डबल हो और डबल से 2 ज्यादा हो, इतने हाइड्रोजन हो तो DOU 0 होगा। और जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या हो तो DOU 1 होगा। और CnH2n-2 का मतलब क्या हुआ, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन हो तो DOU 2 होगा। ये डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला दे रखा C3H8, अब C3H8 जो फॉर्मूला है बताओ ये किसको मैच कर रहा है, 3 का डबल 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये वाला हुआ, 2n+2 डबल करा और +2 जोड़ा तो 8 आ रहा है। 3 का डबल 6 और 6 में 2 जोड़ा तो 8। तो ये किस फॉर्मूला से संबंध रखता है, इस वाले से, तो इसका DOU कितना होगा, 0। तो ये हुआ 0। अब सोचो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, कभी भी आपसे कहा जाए हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में वो एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है, याद रखना। तो C3H8 का DOU कितना हो गया, 0। अब यहां पर देखो C3H6 दे रखा है, तो 3 में और 6 में संबंध निकालो, क्या रिलेशन आ रहा है, 3 का डबल करते ही 6 आ रहा है, डबल करते ही 6 आ रहा है, मतलब DOU 1 होगा। तो इसका DOU 1 है। इस पर आओ C3H4, अब 3 में और 4 में क्या रिलेशन आ रहा है, देखो 3 का डबल 6 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये तो 2 घटाने पर आ रहा है, तो इसका DOU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन, ये प्रोपीन और ये प्रोपाइन होगा। इसी प्रकार से इस पर आओ C4H10 पर, अब 4 और 8 में क्या रिलेशन आ रहा है, 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ेंगे, जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो इसका DOU 0। 4 का डबल 8 जस्ट डबल हो रहा है तो DOU 1, और 4 का डबल 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6 आ रहा है, तो इसका DOU 2 होगा। सिंपल सा देखो ना, इसको और इसको, यहां पर 10 हाइड्रोजन है तो 0, 8 हो गए, 2 कम हो गए तो DOU 1, और 4 कम होते 6 आ गया तो DOU 2 होगा। इसमें निकालो C5H12, अब C5H12 में देखो 5 का डबल करा 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12 आ रहा है, इसका मतलब DOU इसका
0 होगा। इस वाले में देखो 5 का डबल 10, डबल आ रहा है, डबल का मतलब DOU 1 होगा। और इसमें C5H10 दे रखा है, 5 का डबल करो 10 और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो मतलब इसका DOU 2 होगा। तो इस प्रकार से कभी भी यौगिक का अणुसूत्र दे रखा हो तो अणुसूत्र देखते ही सबसे पहले ये बताना कि उसका DOU कितना दे रखा है, ये हमको आना चाहिए। आई बात समझ। और तुम्हें याद होगा DOU जब हमने पढ़ा था तब मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर DOU 0 है तो अणु जो भी अणु दे रखा है उसकी संरचना क्या होगी, उसकी संरचना अचक्रीय होगी, संरचना कैसी होगी, अचक्रीय संरचना होगी, अचक्रीय तथा संतृप्त भी होगी। अच्छा DOU अगर 1 दे रखा हो तो DOU 1 दे रखा हो तो संरचना क्या क्या पॉसिबल होगी, या तो यौगिक एल्कीन होगा या फिर साइक्लो एल्केन होगा, एक रिंग भी तो हो सकती है, तो अगर रिंग हुई तो भी DOU 1 होगा, बताया था मैंने वहां पर। और अगर DOU 2 है, DOU 2 है तो संरचना क्या क्या हो सकती है, संरचना इसमें बहुत सारी पॉसिबल है, एल्काइन पॉसिबल है या फिर एल्का डाइइन, डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल है, या फिर यौगिक और क्या बन सकता है, साइक्लो एल्कीन भी बन सकता है, साइक्लो एल्कीन के अलावा बाईसाइक्लो भी बन सकता है, स्पाइरो भी बन सकता है, बिकॉज बाईसाइक्लो और स्पाइरो में दोनों 2-2 रिंग होती है, तो ये सब हमें आना चाहिए। तो अगर DOU 1 आ रहा है तो यौगिक के प्रकार क्या क्या होंगे, या तो एल्कीन या साइक्लो एल्केन। DOU 2 आ रहा है तो ये सारे प्रकार संभव है, बनेंगे नहीं बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि DOU 2 आया तो सारे के सारे बन जाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या पर भी निर्भर करता है। जैसे एल्काइन, एल्काइन का सबसे छोटा कंपाउंड कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, एसिटिलीन। साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, अब सोचो साइक्लिक कंपाउंड कम से कम कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का अगर यौगिक है तो ये बनेगा, और अगर 2 कार्बन का यौगिक दे रखा है तो सिर्फ ये बनेगा, या फिर ये बन जाएगा, एल्का डाइइन भी बन सकता है 3 कार्बन से, ये याद रखो, ठीक है। चलो क्या, तो अब देखो हमें ये अणुसूत्र दे रखा है, इन अणुसूत्र से हमें संरचनाएं बनानी है। तो सबसे पहले बताओ यहां पर, चलो ठीक है हम नंबर 1 की बात करते हैं। ये मैंने लिखा नंबर 1 एग्जांपल, क्या दे रखा है, C4H10 दे रखा है, ठीक है। अब बताओ C4H10 का DOU क्या होगा, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले DOU निकालेंगे, तो C4H10 का DOU कितना आया, 0। तो जैसे ही 0 आया, अब हमने क्या बोला, 0 है मतलब ये यौगिक 4 कार्बन का अचक्रीय यौगिक होगा जिसमें किसी भी तरह का कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, बोला था मैंने। तो इसका हमने सबसे पहली संरचना बनाई 4 कार्बन की, स्ट्रेट कार्बन चेन बना दी। अच्छा अब इसमें H लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 4 कार्बन की श्रृंखला बना दी और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अगर हम H लगा भी देंगे तो H की संख्या कुल कितनी आएगी, 10 आएगी। तो हर एक संरचना में H लगाकर हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें थोड़ा टाइम भी सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पर 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब देखो अब क्या करो, मतलब अधिकतम लंबाई कितने कार्बन की होगी, 4 कार्बन। अब लंबाई कम ही हो सकती है तो क्या करेंगे, 3 कार्बन की हमने श्रृंखला बना दी, 1 कार्बन हमने कम कर दिया। अब उस 1 कार्बन को जोड़ना है इस श्रृंखला में, कहां जोड़ेंगे बताओ। अब देखो अब जैसे ही हमने ये बनाया तो बताओ इसमें कितने प्रकार के कार्बन, 2 प्रकार के, ये A है और ये B है और ये वापस A प्रकार। तो ये दोनों तो सेम प्रकार के हैं और ये डिफरेंट टाइप का है। अब बताओ इसमें मुझे कार्बन लगाना है तो कहां कहां लगा सकता हूं, A पर और B पर। तो याद रखो अगर कार्बन जोड़ रहे हैं तो कार्बन A पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, A पर। अगर मैंने A पर कार्बन जोड़ दिया तो भाई ये तो वापस 4 कार्बन की चेन हो गई, ये तो फिर रिपीट हो गया, रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट संरचना बनानी है। मतलब A पर तो हम कार्बन नहीं लिख सकते, तो दूसरी संभावना क्या है, B पर लिख दे, बस ये B पर हमने संरचना लिख दी। तो बस ये 2 आंसर होंगे इसके। तो टोटल कितने समावयवी आए यहां पर, 2। अब इनके नाम देखो।
अगर कार्बन श्रृंखला अशाखित है तो नाम होगा एन। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अशाखित। कोई भी कार्बन श्रृंखला अगर अशाखित है तो उसके नाम से पहले एन लगा देंगे। कुल कितने कार्बन है? 4, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग करेंगे। और इस वाले का नाम क्या होगा बताओ? पहला कार्बन दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह है, ये बेसिकली है क्या? CH3 है। तो दूसरे पर अगर मैथिल है तो नाम क्या होता है? याद होना चाहिए आइसो ब्यूटेन। तो ये दो प्रकार की संरचनाएं बनेगी। पहली तो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन को कहो या ब्यूटेन कहो एक ही बात है, चाहे तो एन को हटा भी सकते हैं, लेकिन इसके नाम में तो हमें आइसो लिखना ही पड़ेगा, आइसो ब्यूटेन। बस ये दो संरचना ही इसकी होंगी बस। ठीक है, चलो अब अगला एग्जांपल चले। अगला एग्जांपल क्या दे रखा है? फिर दे रखा C5H12, तो ये लिखा C5H12 लिखा। अब सबसे पहले बताओ इसका DOU कितना होगा? इसका DOU फिर से 0 होगा। ठीक है, 5 का डबल 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, तो DOU 0। तो DOU 0 से हमें फिर क्या पता पड़ रहा है कि यही जो अणु सूत्र होगा, इससे जो संरचनाएं बनेंगी वो अचक्रीय होंगी और संतृप्त होंगी। किसी भी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो बनाओ इसकी पहली संरचना। कैसे बनाएंगे पहली संरचना? ये लिखा ए। सबसे पहले जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन की संरचना बना दो। ये बना दिया, 5 कार्बन की संरचना बना दी। ठीक है, 5 कार्बन की एक अशाखित श्रृंखला बना दी। अब क्या करें? अब शाखित बनाए तो बी कंपाउंड कैसा होगा? अब कार्बन की संख्या कम कर दो, 4 कार्बन कर दिया। अब एक कार्बन जो बचा हुआ है उसको कहां लगाएं? कॉर्नर कार्बन पे तो नहीं लगाएंगे, बीच पे लगाएंगे। अब बीच में यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही प्रकार बनेगा, यहां लगा देंगे। ठीक है, एक संरचना ये बन गई। अब तीसरी संरचना और क्या संभव है? अब कार्बन श्रृंखला की लंबाई कितनी थी? 4। अब कार्बन श्रृंखला की लंबाई 3 कर दो और कम कर देंगे। तो हमें कुल कार्बन यहां पर 5 दे रखे हैं। अब हमने 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई, तो हमारे पास कितने कार्बन बचे हुए हैं? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को लगाओ यहां पर। तो तुम्हें मैंने भी कहा था कार्बन को कभी भी कॉर्नर वाले कार्बन पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कॉर्नर पे लगा दिया तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ जाएगी, वो हमें नहीं करना है। तो दोनों कार्बन यहां पर बीच में आ सकते हैं, एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया, बस। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बस इनके नाम लिख दो। ये अशाखित श्रृंखला है तो इसका नाम क्या होगा? एन पेंटेन। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 दूसरे कार्बन पर एक अकेला मैथिल है तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद सी नंबर में यहां पर ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है। 2 कार्बन पर 2 मैथिल है तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि C5H12 के कुल संरचनात्मक समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। याद रखो। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स कितने? 2। और पेंटेन के कभी भी 4 कार्बन की श्रृंखलाएं बनानी हो तो सीधी 2 श्रृंखला ये बना दो, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और 5 कार्बन की बनानी हो तो 3 संरचनाएं। कौन कौन सी? पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ऐसे बना दो। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद और देखेंगे थर्ड कौन सा एग्जांपल दे रखा है? C6H14। तो यहां पर ये हमने लिखा C6H14। अब इसकी संरचनाएं हमें बनानी है तो सबसे पहले DOU बताओ मुझे। C6H14 का DOU 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़ने पर 14 आ रहा है, तो 2 जोड़ने पर आ रहा है मतलब DOU कितना होगा? 0 होगा। अब सोचो DOU 0 है मतलब कैसी संरचना होगी? अचक्रीय होगी और कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो इसकी पहली संरचना हमने बनाई, 6 कार्बन की एक अशाखित कार्बन श्रृंखला। ये बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा अब क्या करें? कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम कर दो। पहले 6 कार्बन लिए थे,
अब हम यहां पर 5 कार्बन की चेन लेंगे। अब जो एक कार्बन बच रहा है उस कार्बन को कहां लगा सकते हैं, कहां कहां लगा सकते हैं? तो मुझे यहां पर इसके टाइप बताओ। ये कार्बन का टाइप ए, इसका बी, इसका सी के बाद ये वापस बी टाइप का होगा और ये ए टाइप होगा। तो ये पक्का है कि ये दोनों कार्बन एक प्रकार के, ये दोनों कार्बन एक प्रकार के और ये कार्बन डिफरेंट है। तो कुल 3 प्रकार के कार्बन हैं। अब इन 3 प्रकार के में कौन सा कार्बन ऐसा है जिस पर कार्बन नहीं आ सकता? तो इस वाले पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता इस पर? अगर मैंने इस पे कार्बन लगा दिया तो वो कार्बन भी कार्बन श्रृंखला में गिनने में आएगा, तो 6 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। मतलब ए पर कार्बन नहीं आएगा। किस किस पर आएगा? बी पर भी आ सकता है और सी पर भी आ सकता है। तो चूंकि 2 केसेस पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, तो इस कार्बन श्रृंखला को मैं फिर 2 बार लिखूंगा। ठीक है, तो एक बार सी को तो मैं यहां पे जोड़ दूंगा और एक बार सी को मैं यहां पे जोड़ दूंगा। अब देखो ये दोनों संरचनाएं अलग अलग हैं अलग अलग। ठीक है, ये 5 कार्बन की श्रृंखला की एक तो ये संरचना बनेगी और एक ये संरचना बनेगी। और आगे चलो, डी वाला ऑप्शन हमने लिया। अब डी में क्या करेंगे? ये 5 कार्बन की श्रृंखला थी, अब यहां पे 4 कार्बन की श्रृंखला बना दो। अब 4 कार्बन की श्रृंखला बना दी तो हमारे पास कितने कार्बन बचे हुए हैं? 2 कार्बन बचे हुए हैं। 2 कार्बन बचे हुए हैं। अब 2 कार्बन के हमें प्रतिस्थापी बनाने हैं। तो कैसे कैसे प्रतिस्थापी बना सकते हैं? या तो मैं 2 कार्बन के अलग अलग 2 मेथिल ले लूं, अलग अलग 2 मेथिल ले लूं, या फिर एक अकेला इथाइल लिख दूं। ऐसे लिख सकता हूं, अकेला इथाइल भी तो हो सकता है भाई। 6 कार्बन हमको दे रखे हैं, 6 में से 4 कार्बन की हमने श्रृंखला बना ली। अब कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बचे। अब 2 कार्बन कैसे लगेंगे? प्रतिस्थापी के रूप में लगेंगे। तो प्रतिस्थापी या तो 2 अलग अलग मेथिल का मतलब क्या हो गया? CH3 डैश और एक और CH3, या तो 2 अलग अलग मिथाइल लगा या फिर एक अकेला इथाइल लगा दे। चलो ठीक है, पहले 2 मिथाइल लगा कर देखें। अब 2 मिथाइल कैसे कैसे लगा सकते हैं? 2 मिथाइल, अब मैं यहां पर खाली C लिखूंगा बस। C का मतलब क्या है? CH3 है, ये भी CH3 है। तो दोनों मेथिल को मैंने दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया, एक ही जगह पे दोनों को जोड़ दिया। उसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूं कि एक मेथिल को यहां जोड़ूं और एक मेथिल को यहां जोड़ूं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक और केस पॉसिबल है कि 4 कार्बन की श्रृंखला में मुझे एथिल लगाना है। मेथिल के 2 केस तो ये हो गए बस, अब इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब एथिल लगाना है, बताओ एथिल कहां लगेगा? थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अगर मैं एथिल को यहां जोड़ दूंगा तो ये तो 6 कार्बन की चेन होगी। 6 कार्बन की चेन तो हम पहले ले चुके हैं, मतलब ये तो संभव नहीं है। अच्छा, यहां पर एथिल लगा दो 2 कार्बन। अब कार्बन चेन गिनो तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ रही है और 5 कार्बन की भी चेन हम पहले ले चुके हैं। मतलब एथिल ना तो पहले कार्बन पर आएगा ना ही दूसरे पर आएगा। तो ये एथिल का यहां पर कोई केस संभव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर C6H14 के कितने केसेस, कितने टोटल आइसोमर्स हो गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलो ठीक है। अब इनके नाम की भी बात कर लें। इनका नाम क्या होगा? तो देखो, नोमेनक्लेचर में 2 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति, और एक होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी तो हर एक यौगिक का संभव होगा, लेकिन कॉमन नेम किसी किसी का संभव होता है, सबका नहीं होता है। अगर सभी का आईयूपीएसी नेम होता तो फिर आईयूपीएसी की जरूरत ही क्यों पड़ती? सीधी सी बात। तो इसका नाम हम लिखेंगे यहां पे, ये लिखा जाएगा N
पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरे पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम आइसो। 6 कार्बन है, आइसोहेक्सेन इसका नाम होगा। कुल कितने कार्बन? 6, आइसोहेक्सेन। अब इस वाले का कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसका नाम होगा 1 2 3। इसका नेम लिखेंगे 3 मेथिल पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, तो इसका आईयूपीएसी होगा 2 मेथिल पेंटेन, याद रखो। तो इसके तो कॉमन नेम भी पॉसिबल है, आईयूपीएसी भी पॉसिबल है। आइसोहेक्सेन कहो या 2 मेथिल पेंटेन कहो, एक ही बात है। ये 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम संभव होता है, क्या नेम होगा? 1 और 2 पर 2 मेथिल है, तो ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, इस वाले का इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इसका सिर्फ आईयूपीएसी नेम होगा। ये 1 2 3 4 लिखा, तो 2 और 3 पर 2 मिथाइल है, तो ये होगा 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है। तो बस ये याद रखो कि C6H14 के कुल समयों की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है। तो कहने का मतलब, अब देखो C4H10 के समयों की संख्या कितनी थी? 2। C5H12 के समयों की संख्या कितनी आई? 3। और C6H14 के समयों की संख्या कितनी आई? 5। ये वैल्यूज तुमको अब याद होनी चाहिए आज के बाद। देखो, आईयूपीएसी में ये जो आंसर है, ये आंसर फिक्स है, ये चेंज होने वाले नहीं है। तो ऐसे आंसर्स को तो याद रखो, ऐसा नहीं है कि जब भी जरूरत पड़े तो आप बना कर देख रहे हैं। आज के बाद ये वैल्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? C4H10 के कुल समयों की संख्या 2, C5H12 के 3 और C6H14 के समयों की संख्या 5। अब ये बच रहा है C7H16 के समयों की संख्या कितनी होगी? चलो ठीक है, इसको हटाकर फिर हम अब बात करते हैं C7 और H16 की। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल C7H16। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 7 का डबल 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो ये बना यहाँ पर डी हो कितना? 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अचक्रीय यौगिक है जिसमें कोई पाई बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, बनाना शुरू करो। ये बनाया यौगिक एक 7 कार्बन की एक श्रृंखला हमने यहाँ पर बना दी। 6 कार्बन, ये हो गया 7 कार्बन। अब क्या करें? अब 7 के बाद 6 कार्बन की श्रृंखला बना दो। ये बना दी 6 कार्बन की। अब हमारे पास 1 कार्बन बच रहा है, तो बताओ 1 कार्बन कहां कहां पर आ सकता है? यहां पर भी आ सकता है, तो यहां पर भी आ सकता है। तो एक बार तो हमने यहां पे लगा दिया। अब एक संरचना और बना के अब हमने उसको यहां से हटाकर कहां लगा दिया? यहां पे लगा दिया। तो 5 कार्बन की कार्बन चेन में एक तो यौगिक ये बन जाएगा और एक यौगिक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? उसके बाद एक और यौगिक बनाए। एक यौगिक में अब ये हमने लिया था यहाँ पर कितने कार्बन की चेन? 6 कार्बन की। अब क्या करें? अब यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला बना दे। अब 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई तो मुझे बताओ हमारे पास कितने कार्बन थे? कुल कार्बन की संख्या थी 7। 7 में से 5 कार्बन की हमने चेन बना दी। कितने कार्बन बचे हुए हैं? 2। तो 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो या तो मैं 2 मेथिल लगाऊं या फिर मैं एक अकेला एथिल लगा दूं। चलो ठीक है, पहले इसमें मेथिल लगाओ। पहले मेथिल कैसे लगाएंगे? दोनों मेथिल कैसे लगाएंगे? या तो दोनों मेथिल को एक ही कार्बन पर लिखें, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों मेथिल को या तो मैंने दूसरे कार्बन पर एक साथ लिखा, या फिर दोनों मेथिल को मैं तीसरे कार्बन पर एक साथ लिख सकता हूं। ये दोनों अलग अलग यौगिक होंगे। ठीक है, और देखो इसके आगे और क्या पॉसिबिलिटीज है। बस ये एग्जांपल आपको ऐसे ही बनाने होंगे।
कुछ ट्रिक्स हैं, बस ये ट्रिक्स वगैरह आपको याद रखनी है, ठीक है। ई के बाद नेक्स्ट लिखा यहाँ पर नंबर एफ। तो पहले क्या करा, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगाए, फिर तीसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगाए, एक ही कार्बन पे लगाए। अब क्या करें, अब अलग अलग कार्बन पे लगाकर देखें, ठीक है। तो ये 5 कार्बन का हमने यहाँ पर चेन बनाया। एक बार एक मेथिल को यहां लिखा, एक मेथिल को यहां लिखा 2 और 3 नंबर पर। फिर क्या करा, 5 कार्बन का चेन लिया, एक मेथिल को यहां लिखा और दूसरे मेथिल को यहां लिखा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये सभी इसी के समानुपाती हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 7 के बाद अब देखो, हमने बोला था 2 मेथिल के ये सारे केसेस होंगे, तो एथिल भी तो आ सकता है। अब एथिल लगाकर देखो, एथिल कैसा लगाएंगे, ये 5 कार्बन की चेन हमने बनाई और एथिल लगाना है, तो एथिल न तो कॉर्नर कार्बन पर आएगा न ही सेकंड पर आएगा। एथिल में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन का जो प्रतिस्थापी होगा वो तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, ऐसे ये जुड़ेगा। अब इसमें देखो 5 कार्बन की ही श्रृंखला है, ठीक है। चलो ये वाला केस हुआ, और उसके बाद एक और केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या, 5 कार्बन की श्रृंखलाओं के, तो ये सारे केस बने। अब क्या करें, कार्बन श्रृंखला की लंबाई और कम कर दें, 4 कार्बन की कर दी। अब हमारे पास कितने कार्बन बचे हुए हैं, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के हमको 3 कार्बन को तोड़ दो, तो पहला मेथिल, दूसरा मेथिल और तीसरा मेथिल, 3 मेथिल लगाने हैं। कहां लगाएंगे, 2 मेथिल को तो यहां लगाओ और 1 मेथिल को यहां लगा दो, बना सकते हैं। तो ये भी संभव है। बस अब 4 कार्बन से छोटी कार्बन चेन अगर हम और बनाए 3 कार्बन की, उसमें तो फिर समायोगी संभव नहीं होंगे। तो देखो कुल समायोगी की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब बताओ इसके कुल समायोगी की संख्या कितनी हो गई, 9। और इसकी कितनी आ रही थी, 5। इसकी कितनी थी, 3। और इसकी कितनी थी, 2। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी आपको दे दिया जाए C6H14 की समायोगी की संख्या बताइए, तो C6H14 का सीधा आंसर तुमको पता होना चाहिए, 5 होती है। और C7H16 के कितने समायोगी, 9। ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमने संतृप्त यौगिक दे रखे हैं, इनकी संरचनाओं की हमने यहां पर संख्या की गणना करी। अब हम बात करेंगे इनके एल्किल समूहों की गणना करना। एल्किल समूह वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से याद करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, लेते हैं वो भी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एल्किल समूह, ठीक है। देखो क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ CnH2n+2। बताइए ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। हमें पता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कौन से यौगिक को है, एल्केन। तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। हमें बनाना है इसके एल्किल समूह। तो एल्किल समूह कैसे बनाते हैं, यौगिक में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम अलग कर दें, कम कर दें। तो -H हमने किया, तो यहां से एक H कम हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CnH2n+1। तो ये होता है एल्किल समूह। तो यहां पर देखो नेमिंग में, ये थोड़ा सा नेमिंग में यहां पर इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने जान करके हिंदी में ना लिख कर इंग्लिश में लिखा है। तो यहां पर क्या है, ये एल्केन, एल्केन का स्पेलिंग ALKANE, एल्केन है। तो जब समूह बनाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल। मतलब ANE को हटाकर हमने क्या लगा दिया, YL, एल्किल। जैसे मिथेन से बनता है मेथिल, पता होगा सबको, ठीक है। इथेन से बनता है एथिल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटिल, और पेंटेन से बनेगा पेंटिल। इस टाइप से इनकी नेमिंग होगी। अच्छा, नेमिंग को अगर मैं और यहां पर थोड़ा डिटेल में बात करें, तो जो एल्केन होते हैं, एल्केन के कॉमन नेम कैसे कैसे होते हैं, कॉमन नेम या तो हम बोलते हैं नॉर्मल एल्केन, या बोलते हैं आइसो एल्केन, या बोलते हैं नियो एल्केन। और ये तुम्हें पता होगा कि कब हम नॉर्मल एल्केन बोलते हैं, कब हम आइसो एल्केन बोलते हैं, आइसो कब लगाया जाता है और नियो कब लगाया जाता है, ये सब तुम्हें पता होगा, ठीक है। और जब हम एल्किल समूह बनाएंगे तो उनकी नेमिंग भी कुछ कुछ इसी प्रकार से होगी।
जैसे अब इसके नाम में आ जाएगा नॉर्मल एल्किल, नॉर्मल का मतलब स्मॉल एन ही लिखेंगे बस, तो एन एल्किल या फिर आइसो एल्किल या फिर नियो एल्किल। और एक और तरीके से ऐसी भी नेमिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल या फिर टर्शरी एल्किल, ऐसे भी इनके नाम लिखे जा सकते हैं। और एक खास बात यह है कि नॉर्मल एल्किल जो होगा वो नॉर्मल एल्केन से बनेगा, आइसो एल्किल आइसो एल्केन से बनेगा और नियो एल्किल नियो एल्केन से ही बनेगा। अब नेमिंग देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हम इनके नेमिंग की भी बात करेंगे। तो यहां पर देखो पहला एग्जांपल हमने लिखा है CH4, इसका नेम होता है मिथेन, सबको पता है मिथेन। अब मिथेन में से हमने एक H कम करा तो क्या बना CH3 डैश, ये डैश जरूर लिखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि डैश हटा दें। हमने लिख दिया CH3, ऐसे लिख दिया CH3 और डैश हटा दिया तो ये लिखना गलत हो जाएगा, याद रखना। डैश हमें लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा डैश? बिकॉज कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, तो कार्बन का 4 वैलेंसी हमें दिखाना पड़ेगा। तो डैश का मतलब ये है कि इस वाले से कोई ना कोई परमाणु जुड़ेगा। कैसे? या तो यहां पर Cl जुड़ जाए, या यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाए, या फिर यहां पर OH आ जाए, OH समूह आ जाए, या फिर ये CH3 समूह किसी कार्बन चेन से जुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डैश का मतलब ये है कि या तो इससे कोई समूह जुड़ेगा या कोई परमाणु जुड़ेगा, या फिर ये खुद कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्बन चेन से जुड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका नाम लिखा मिथेन, तो इसका नाम क्या हो गया? मैथिल। चलो ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका अणुसूत्र क्या होगा? C2H6 अणुसूत्र होगा। ठीक है, इसमें से भी हमने एक H हटा दिया, तो कहां से हटाया? इस वाले कार्बन से हटाया, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल। ये सबको पता है यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर हमने लिया यहां पर नंबर 3 C3H8। C3H8 का नाम होता है, सबको पता होगा, प्रोपेन, इसको प्रोपेन बोला जाता है। तो जब प्रोपेन में से एक H हटा देंगे तो ये एक H कम हो जाएगा, क्या बनेगा? C3H7 डैश, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, अब देखो प्रोपिल के हमें प्रकार देखना है कि प्रोपिल कितने प्रकार का होता है, इस चीज को समझना यही खास बात है। अब हमने C3H8 का यहां पर तो हमने लिखा अणुसूत्र, इसको हम अणुसूत्र से शो कर रहे हैं, तो ये बना C3H7 डैश। अब हमने इसका संरचनात्मक सूत्र यहां पर लिखा, तो C3H8 की संरचना क्या बनेगी? CH3 CH2 CH3। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम फिर से वही प्रोपेन है। मतलब ऐसे लिखा जाए तो भी प्रोपेन, ऐसे लिखा जाए तो भी प्रोपेन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से हमें एक H कम करना है, एक H हटाना है, ये हमने लिखा -H। तो बताइए H कहां से हटा सकते हैं? अब हमें जरूरत पड़ेगी कार्बन परमाणु के प्रकार पे, तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक समान और ये वाला कार्बन डिफरेंट है, तो यहां से H हटाया जाए या फिर यहां से हटा दे, दो केस हमें मिलेंगे। तो पहले हम इस कार्बन से H हटाएं, तो यहां पर इस वाले कार्बन पर डैश आएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 डैश, ये बना। ठीक, अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या कि यहां से न हटाकर बीच वाले कार्बन से H हटाया जाए। यहां से अगर हटा दें तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डैश, इस वाले पर डैश आएगा एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोपेन से अगर हम H हटाएं तो हमारे पास यहां पर दो केस हमें मिलते हैं, एक केस ये, एक केस ये। ठीक है, चलो ठीक है। नेमिंग के बाद इनका नेम क्या होगा ये बात तो अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम और केस देख लें। यहां पर और कौन सा एग्जांपल है? नेक्स्ट 4th नंबर पर दे रखा है C4H10। C4H10 क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, इसमें से H हटा दें तो ये बनेगा C4H9 डैश, बना। अब हमें यह देखना है कि C4H9 डैश के कुल कितने केसेस पॉसिबल है, कितनी पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो यहां पर देखना, इसमें सबसे पहले C4H10 की संरचनाएं कितनी होती है ये तुमको पता होना चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं। 4 कार्बन का जो एल्केन होता है उसकी 2 संरचनाएं होती है, पता है। एक तो ये होती है सीधे कार्बन, स्ट्रेट कार्बन चेन, इसका नेम होता है
ब्यूटेन, ठीक है। तो एन ब्यूटेन में से हमें एच हटाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। कितने केस पॉसिबल हैं? तो या तो ये दोनों कार्बन, अब देखो कार्बन का टाइप बताओ, ये वाला कार्बन ए है तो ये वाला बी है, ये बी है तो ये भी बी है और ये ए है, मतलब ये दोनों कार्बन एक प्रकार के और ये दोनों कार्बन भी एक प्रकार के। तो इसका मतलब H या तो यहां से हटा सकते हैं या फिर यहां से हटा सकते हैं। चलो ठीक है, यहां से हटाया तो क्या बनेगा ये देखो। अब देखो एक चीज और याद रखना, ये हम कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लिख रहे हैं H3 H2 H2। अब ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 होंगे। तो इस पर से अगर हम एक H को हटा देंगे तो 2 H रह जाएंगे। तो H हाइड्रोजन वगैरह को लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, इस पर एक डैश लगा दिया। तो एक तो ये एल्किल समूह बनेगा, क्या नाम होगा इसका? ब्यूटिल। अच्छा इस पर आओ, तो इसमें इसके अलावा ये कार्बन डिफरेंट है तो यहां से भी हम एक H हटा सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है इससे 2 ही हमें ये एल्किल समूह प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, ब्यूटेन का एक और संरचना पॉसिबल है, कौन सी पता होगा? आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन से कितने ब्यूटिल बनेंगे, चलो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। देखो ये हमने लिखा यहां पर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पर ये 3 होगा, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है। हाँ, एक संरचना ब्यूटेन की ये भी होती है CH3 CH3 एंड CH3। अब इसमें से हमें एक H हटाना है, तो बताइए कैसे हटाए, कहां से हटाए? तो तुम्हें पता होगा ये तीनों कार्बन एक समान है और ये कार्बन डिफरेंट है, तो इसके भी हमें यहाँ पर 2 केस मिलेंगे। कौन से? एक केस तो यहां पर ये मिलेगा CH2 और एक और केस ये भी बनेगा, कौन सा वाला? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डैश, ये बना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि C4H10 की कितनी संरचना है? 2, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम भी लिख सकते हैं, यहां पर ये लिखा आइसोब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन से बनने वाले एल्किल समूह कितने? 2, याद रखना, एक तो ये वाला एक ये वाला। इन सबके नेमिंग की बात करेंगे अभी हम, ठीक है। एक ये संरचना बनेगी और एक ये भी संरचना बनेगी, चलो ठीक है। अब इसके नाम में नेमिंग की बात करें, नेमिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अब इसको समझो, ये प्रोपेन था, प्रोपेन में से हमने अशाखित कार्बन श्रृंखला है, तो कोने वाले कार्बन से अगर हम H हटा देंगे तो ये बनेगा, तो अब इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल। क्या बोलेंगे इसको? एन प्रोपिल। इसकी बात थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, पहले इस पर आओ। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यहां पर ये देखो, ये है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन में से वापस हमने कोने वाले कार्बन से ही H हटाया, तो नाम क्या हो जाएगा? एन के बाद यहां पर लिखेंगे ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, और इस वाले कार्बन से हटाया। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये जो कार्बन होगा ये कार्बन होगा 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन का एक नाम और होता है सेकेंडरी कार्बन। तो यहां पर अब हम इसको लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल, याद रखो आज के बाद।
तो नॉर्मल ब्यूटेन से हमें दो संरचनाएं प्राप्त होती, कौन कौन सी? दो एल्किल समूह प्राप्त होंगे, कौन कौन से? एन ब्यूटिल और एक सेकेंडरी ब्यूटिल। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? C4H9 होगा, याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या था? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में, अच्छा ये आइसोब्यूटेन क्यों है? क्योंकि ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या बोला इसको? आइसोब्यूटेन। तो 1 कार्बन का जो अपोजिट कार्बन है, विपरीत कार्बन है, दूसरी तरफ वाला, अगर इस कार्बन से H हटा दिया जाए, CH2 बना दिया, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इस वाली संरचना में, ये संरचना भी किससे प्राप्त हुई? इसी से प्राप्त हुई, लेकिन इसको आइसोब्यूटिल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का डिग्री क्या है? इस कार्बन का डिग्री 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री, बिकॉज इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है कार्बन, ये कार्बन भी जुड़ रहा है और ये कार्बन भी जुड़ रहा है, तीनों तरफ कार्बन है, तो ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, मतलब टर्शरी कार्बन, इसलिए इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटिल। तो मैंने तुमसे कहा था कि एल्किल समूह का नामकरण कैसे करेंगे? नॉर्मल एल्किल करेंगे, आइसो एल्किल करेंगे और नियो एल्किल के अलावा सेकेंडरी एल्किल भी लिख सकते हैं और टर्शरी एल्किल। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी, ये टर्शरी को हम टी से शो करेंगे और यहां पर ये हमने लिखा था आइसो, यहां क्या लिखा था? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तभी लिखा जाएगा जब सेकेंडरी का एक ही केस होगा, सिर्फ एक केस होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए सेकेंडरी का, ठीक है। अच्छा, टर्शरी क्यों लिखा? क्योंकि टर्शरी का इन चारों केसेस में टर्शरी एक ही बना है, सिर्फ ये वाला, तो हमने टर्शरी लिखा है। भाई घर में अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई का नाम एक समान थोड़ी होगा, अलग अलग नाम होगा, या दोनों भाइयों का नाम एक जैसा रख लेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो यहां पर ये इकलौता है, 3 डिग्री कार्बन से हमने जो डैश हटाया है वो इकलौता है, इसलिए हमने इसका नाम टर्शरी लिख दिया। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटिल। तो याद क्या रखना है? याद रखना है C4H10 यौगिक है, तो इसके कुल संरचनाओं की संख्या 2, इसकी 2 संरचनाएं, और C4H9 की कुल संभावित संरचनाएं कितनी होंगी? 4, और इन चारों का नाम पता होना चाहिए। आपसे कहा जाए C4H9 के कितने केस होते हैं, आपको बोलना है 4, चारों के नाम बताओ। नाम क्या होंगे? नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, इस वाले से बनेगा आइसोब्यूटिल और इससे बनेगा टर्शरी ब्यूटिल। तो ब्यूटिल कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। आई बात समझ में? चलो, इसी के बाद नेक्स्ट लेते हैं, ये नंबर 1 मिथेन से लिया, फिर इथेन से लिया, फिर प्रोपेन से लिया, फिर ब्यूटेन से लिया। अब नंबर 5 हम लेते हैं यहां पर पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12 में से एक H घटा दें तो बनेगा C5H11। अब हमें इसके कुल संरचनाओं की संख्या पता करनी है, तो इसकी कुल संख्या इनकी संख्याओं पर निर्भर करेगी, ठीक है। कैसे? अब बताओ C5H12 की कितनी संरचनाएं बनती है? याद है मैंने बोला था पेंटेन की कुल 3 संरचनाएं बनती है। कौन कौन सी 3 संरचनाएं? देखो, पहली संरचना, या मैं अब H नहीं लिखूंगा, ये यहां पर 5 कार्बन लिखे। अब 5 कार्बन में से हमें H हटाना है। बताओ कहां कहां से H हटा सकते हैं? देखो, तो अब इसमें कार्बन के टाइप बताओ। ये A, ये B टाइप, ये C टाइप, C के बाद ये वापस B टाइप और ये A टाइप। इसका मतलब ये दोनों सेम, ये दोनों कार्बन भी सेम, ये डिफरेंट। तो 3 संरचनाएं इसमें पॉसिबल है। कौन कौन सी? ये हमने लिखा, पहला इस कार्बन से हटा दिया, कोने वाले से, फिर इस दूसरे कार्बन से हटा दिया, फिर इस वाले से भी हटा दिया, ठीक है। तो हमें यहां पर इस वाले के 3 केस मिले। अच्छा, पेंटेन के टोटल 3 केस होते हैं। एक हमने लिखा यहां पर एन पेंटेन, एक और होता है आइसो पेंटेन और एक होता है नियो पेंटेन। तो चलो ठीक है, वो भी लिख सकते हैं यहां पर। ये देखिए नेक्स्ट केस, ये लिखा आइसो पेंटेन में से एक केस हटाने हैं। अब इसमें से बताइए
कहां कहां से H हटा सकते हैं, इसमें कार्बन का टाइप बताएंगे। तो ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। ये A टाइप कार्बन, ये B टाइप, ये C टाइप और ये D टाइप, 4 अलग अलग प्रकार के कार्बन है। तो चारों से एक एक H हटा दो। तो कैसे हटाएंगे, यहां पर इस वाले कार्बन से हटाया, फिर इस वाले कार्बन से भी हटा दिया, फिर यहां से भी हटा देंगे, ठीक है। और एक और चौथा केस, ये इस वाले कार्बन से भी हमने हटा दिया। तो टोटल हमें केसेस इसके मिले कितने, 4, ठीक है। ये हुई। तो इस वाले से कितनी संरचनाएं बनी, इससे बनी 3 संरचनाएं, इससे बनी कितनी, 4 संरचनाएं। अब इनके नाम की बात करें तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाली जो संरचना थी इसका नाम क्या था, तुम्हें याद होगा, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, लिखा था ये हमने एन पेंटेन, ठीक है। अब अगर ये एन पेंटेन है और कोने वाले कार्बन से इस कॉर्नर से हटा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटिल, ठीक है। ये नाम हो गया एन पेंटिल, ठीक है। अब इसका और इसका नाम लिखना है। तो इस कार्बन का डिग्री क्या है, इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। इस कार्बन के भी दोनों तरफ कार्बन है तो ये भी द्वितीयक कार्बन है। तो अब मैं इसका नाम अगर सेकेंडरी पेंटाइल लिखूंगा तो ये भी तो सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा, बोलो। ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये भी तो सेकेंडरी कार्बन है। इसका मतलब अब इसको हम सेकेंडरी पेंटाइल नहीं लिखेंगे, आई बात समझ। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसका बस IUPAC होगा, ठीक है ना। तो याद रखो बस इसी का नाम हम लिखेंगे एन पेंटिल, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस कंपाउंड का इसका नेम क्या होता है, आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में से हमने H हटाए, कहां से हटाए, यहां से हटाया तो ये बना, यहां से हटाया तो ये बना, इस वाले कार्बन से H हटाया तो ये बना और यहां से हटा देंगे तो ये बनेगा। अब इनका नाम कैसे लिखे, तो देखो आइसोपेंटेन है। क्यों बोला आइसोपेंटेन, क्योंकि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह जुड़ा है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, नाम के पहले आइसो लगा देते हैं, इसलिए ये आइसोपेंटेन है। अब अगर ये पहला कार्बन हमने माना है तो इस कार्बन श्रृंखला का जो आखिरी कार्बन होगा ये वाला, अगर यहां से H हटा है, अगर यहां से H हटा है तो ही उसका नाम आइसोपेंटिल होगा। तो ये वाला होगा आइसोपेंटिल, ठीक है, ये लिखा आपने। अब इसको देखो, ये कार्बन कैसा है, दोनों तरफ कार्बन है तो इसका सेकेंडरी होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी यहां पर भी आ रहा है, सेकेंडरी यहां भी आ रहा है, सेकेंडरी यहां पर भी आ रहा है। तो अब हम इसका नाम सेकेंडरी टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये कार्बन देखो, इस कार्बन के तीनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तीनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये टर्शरी कार्बन है। अब मैं इसका नाम टर्शरी पेंटाइल लिख सकता हूं। क्यों लिखा टर्शरी, क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि टर्शरी का सिर्फ यही इकलौता केस है, टर्शरी और कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो मैंने इसका नाम लिख दिया टर्शरी पेंटाइल, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम, तो ये कैसा होगा, अब ये हम इसको आइसो नहीं बोलेंगे, आइसो तो इस वाले को बोलेंगे, इधर वाले कार्बन से हटाएंगे तो आइसो बोला जाएगा, इस वाले को आइसो नहीं कहा जाएगा, इसका सिर्फ कॉमन नेम होगा, सॉरी इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा। और IUPAC नेम क्या होगा, ये हम IUPAC नोमेनक्लेचर में बात कर चुके हैं, यहां बात नहीं करेंगे नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना। तो खास बात ये है, नॉर्मल ब्यूटेन से यहां से हटाया तो नॉर्मल ब्यूटीन, आइसोब्यूटेन से बनाया तो आइसोब्यूटीन, ठीक है। ये देखो आइसोपेंटेन से बना आइसोपेंटिल, तो भाई इसका नाम क्या होगा, इसका हमने रोका हुआ है, अब हम इसका नाम लिखेंगे। देखो ये प्रोपेन है तो इसको बोला जाता है आइसोप्रोपिल। अब इसको अपवाद मान लो, क्योंकि आइसो एल्किल किससे बनता है, आइसो एल्केन से बनता है। तो आइसोप्रोपिल किससे बनना चाहिए था, आइसोप्रोपेन से, और आइसोप्रोपेन तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्रोपेन तो एक अकेला यौगिक है बस, प्रोपेन। तो याद रखो इसका नाम आइसोप्रोपिल होता है। 3 कार्बन की चेन और बीच वाले कार्बन से अगर H हटा दिया जाए
तो बोला जाता है आइसोप्रोपिल, अपवाद है, इसको याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये जो हम नाम लिख रहे हैं ना, ये आइसोपेंटिल, टर्शियरी पेंटिल, इन सब का कॉमन नेमिंग में बहुत यूज है। कैसे? यहां पर इस डैश पे Cl लगा दो, क्लोरीन लगा दिया, जैसे मैंने ये क्लोरीन लगा दिया। अब आपसे कहा जाए बताइए इस यौगिक का नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा बताओ? आइसोपेंटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटिल क्लोराइड। और अगर OH लगा दिया जाता तो OH के लिए क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो नाम होता आइसोपेंटिल अल्कोहल। यहां पर Cl लगा दो इस कार्बन पर, तो नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड। OH लगा दो, टर्शियरी पेंटिल अल्कोहल। NH2 लगा दो, NH2 के लिए क्या लिखा जाएगा? एमीन। नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी पेंटिल एमीन। ऐसे नाम लिखेंगे। तो ये कॉमन नेमिंग में भी काम आता है ये सब। ठीक है, चलो ठीक है, वापस से यहां से Cl हटा दो। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पेंटेन के 3 केस होते हैं। कौन कौन से? एक तो N पेंटेन होता है, जिससे हमें 3 प्रकार के ये प्राप्त हुई संरचना है। ठीक है। उसके बाद आइसोपेंटेन होता है, जिससे हमें 4 प्रकार की ये संरचनाएं मिली। ठीक है। और इसका एक और संरचना बनती है पेंटेन की, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे। ये देखो नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। दे रखा है एक ये संरचना और प्राप्त होती है। इसका नेम होता है, सबको पता होगा, इसका नेम क्या होता है? नियो पेंटेन। अब इसमें से भी एक H हटा दो तो बताइए क्या बनेगा? कहां से? यहां पर भी H3 है, यहां पर भी H3, यहां पर भी H3 और यहां पर भी H3 है। ये वाला कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वे चारों तरफ कार्बन जुड़ गए तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई। तो H कहां से निकलेगा? ये चारों कार्बन में से कहीं से भी हटा दो, एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, ये बना दिया। तो नियोपेंटेन में से इस कार्बन से H हटाया तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर NEO पेंटाइल। ये हो जाएगा नियोपेंटाइल। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हमसे कहा जाए C5H12 के कितने संरचनात्मक समावेवी होंगे C5H12 के, तो क्या बोलेंगे? पहला N पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो इसके समावेवी की संख्या कितनी? 3। और C5H11, H हटाने के बाद कितने संरचनाएं प्राप्त हो रही है? 3 तो ये, 4 ये होगी 7 और 1 ये 8वीं। तो C5H11 के टोटल केस होंगे कितने? 8। ये तुम्हें पता होना चाहिए। आज के बाद C5H11 की कुल संख्या कितनी होती है? 8। अब आज के बाद ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार हम इसको बना बना कर देखें, इतना टाइम कभी हमें नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब C5 में अगर एक कार्बन और जोड़ दें फिर उसके एल्किल समूहों की संख्या कितनी होगी? चलो एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। देखो, अब ये सब हटा देते हैं यहां से। देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है नंबर 6 टाइप का मॉलिक्यूल C6 एंड H14 में से एक H हटा दें तो क्या बनेगा? C6H13 एंड डैश। अब हमें बताना है कि C6H13 के कुल कितनी संरचनाएं बन सकती हैं। ठीक है, बनाए तो इसकी संरचनाएं इनसे ही तो बनेगी। तो बताइए C6H14 की कुल संरचनाएं कितनी होती थी? ये हमने कुछ टाइम पहले बनाया है, तो तुम्हें याद होगा इसकी कुल संरचनाएं हमने 5 बनाई थी। तो 5 संरचनाएं कौन कौन सी थी इसकी? अब इसकी पहली संरचना कौन कौन सी? ये 6 कार्बन की एक ये संरचना बना ली,
सेकंड फिर हमने ये बना दी, ठीक है। थर्ड हमने कौन सी बनाई थी? थर्ड हमने बनाई थी कुछ ऐसी, 4 कार्बन में 2 यहां पर लिए थे और एक उसके अलावा फिर हमने यहां पर एक ऐसा भी ये हमने लिया था, ठीक है। और एक इसकी भी हमने बनाई थी यहां पर नंबर 5, कौन सी, कि इस वाले कार्बन को दूसरे पे न लिखकर तीसरे पे लिखें, यहां पर ऐसे लिख दें। तो ये 5 संरचनाएं प्राप्त हुई हमें। अब देखो एक ट्रिक और बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको हर बार सारी संरचनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी से बना सकते हैं। बताओ इस वाले से अगर हमें H हटाना है तो इसमें कितने प्रकार के कार्बन है? A, B, C, C के बाद वापस C, B, A, तो कुल 3 प्रकार के कार्बन हैं और तीनों कार्बन के पास, इन तीनों के पास हाइड्रोजन उपस्थित है। इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, कितना होगा? CH3 है, यहां CH2 होगा, यहां CH2 होगा। तो इसका मतलब यहां से भी H हट सकता है, यहां से भी H हट सकता है और यहां से भी हम H हटा सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस संरचना से हमें टोटल 3 एल्किल समूह प्राप्त होंगे। अब देखो कितने कम टाइम में हमने इससे 3 बना दिया। इसमें बताओ इसमें कितने प्रकार के कार्बन? इसमें ये A टाइप, ये B, C, D और E। अभी कार्बन का टाइप कैसे निकाला ये आना चाहिए। आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन में इसी लेक्चर में हमने शुरुआत में इसकी बात करी थी, याद होगा कि टाइप कैसे निकालते हैं। और अगर ये A टाइप है तो ये भी A टाइप होगा, दोनों A हैं तो किसी एक A को ले लो, हमने इसको ले लिया। अच्छा B के पास हाइड्रोजन है क्या? हाँ इसके पास भी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास भी उपस्थित होगा। तो बताओ कितने केस इससे प्राप्त होंगे? सबके पास हाइड्रोजन है, यहां से H हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी H हटा सकते हैं। तो इससे कितने केस प्राप्त होंगे? 5 टोटल। इससे हमें 5 केस प्राप्त होंगे, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें पहले टाइप बताओ, कार्बन का टाइप बताओ, कितने टाइप के कार्बन है? ये A टाइप, ये भी A, ये भी A, ये वाला B, ये वाला C और ये D टाइप, ठीक है। तो टोटल 4 प्रकार हुए, A, B, C, D। अब बताओ किसके पास हाइड्रोजन नहीं है? तो B के पास हाइड्रोजन नहीं है। जब है ही नहीं तो H निकाल भी नहीं सकते हैं। तो H कहां से निकलेगा? यहां से, यहां से और यहां से। तो 3 केस हमें इससे प्राप्त हुए, ठीक है। इस वाले में देखो, इसमें टाइप निकालो, तो इसमें ये A है तो ये B, तो ये A और ये भी A, तो ये B और ये A। कुल मिलाकर कार्बन की संख्या तो 6 है, लेकिन प्रकार 2 ही हैं, A एंड B, बाकी सब रिपीट हो रहा है। तो A के पास भी हाइड्रोजन है, B के पास भी हाइड्रोजन है, तो एक H यहां से भी निकाल सकते हैं, तो एक H यहां से भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमें कितने केस प्राप्त हुए? 2। इस वाले में आओ, इसमें टाइप बताओ, कार्बन का टाइप का क्या है? तो ये कार्बन A, ये कार्बन B, ये कार्बन C, C के बाद ये B और ये A, और अगर ये C है तो फिर ये वाला डिफरेंट D होगा। तो कुल यहां पर 4 प्रकार के अलग अलग कार्बन हैं और चारों ही कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित है। तो 4 केस हमें यहां से प्राप्त होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 केस यहां से प्राप्त हुए। और अगर टोटल किया जाए तो बताइए कितना आ रहा है? 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। तो टोटल इसके केस होंगे 17। ये वैल्यू आज के बाद तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए C6H14 के कुल संरचनाएं कितनी है? इसकी तो है 5 और इन 5 से कितने एल्किल समूह प्राप्त होंगे? टोटल 17। तो ये वैल्यूज तुमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो ये सब तो चलो हो चुका है, अब तुम्हें डायरेक्टली याद क्या रखना है आज के बाद, अब वो भी बता देता हूं। तुम्हें याद रखना है सबसे पहला मॉलिक्यूल लिया था CH4 से हमने बनाया था CH3
फिर C2H6 से हमने बनाया C2H5 डैश, देन C3H8 से एक H निकालकर, इन सब में से हम एक एक H निकालकर ये बना रहे हैं। इससे क्या बना था, C3H7, C4H10 से H हटाकर हमने बनाया था C4H9, C5H12 से H हटाकर बनाया C5H11 डैश, और एक और ये भी लिया था C6H14 में से एक H हटाकर क्या बनाया था हमने, C6H13। अब तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है कि मीथेन के कितना केस होता है, मीथेन का एक केस होता है और मेथिल का भी एक केस, इथेन का एक केस तो एथिल का भी एक केस, प्रोपेन का दो केस, ब्यूटेन के प्रोपेन का एक केस, प्रोपेन का एक ही केस होता है, सिर्फ प्रोपेन ही होता है। ब्यूटेन के दो केस बनते हैं, दो यौगिक बनते हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो इसके दो केस। पेंटेन के तीन केस, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये इसके तीन केस, और हेक्सेन के 5 केस। अब इनकी संख्या बताओ, मेथिल एक प्रकार का, एथिल एक प्रकार का, प्रोपिल, प्रोपिल दो प्रकार के। कौन कौन से प्रोपिल, एक नॉर्मल प्रोपिल और एक आइसोप्रोपिल बताया था। C4H9 के कितने केसेस लिखे थे हमने, 4 केस लिखे थे। कौन कौन से, इस चारों का नाम पता होना चाहिए, इसके तो चारों के नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से, नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल एंड टर्शियरी ब्यूटिल, याद है 4 केस। और C5H11 के टोटल केस थे 8, जिसमें कुछ कुछ के हमने कॉमन नेम लिखे थे, लेकिन कुछ के कॉमन नेम नहीं लिखे थे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। और C6H13 के अभी हमने लिखे टोटल 17 केस। आई बात समझ में? तो यहां पर ये वैल्यूज तुमको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर तुमको ये वैल्यूज पता है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो। देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसा मिलेगा, अब समझना। अगर तुमको ये वैल्यूज डायरेक्टली पता है तो तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में बना लोगे। तुमको दे रखा हो C4H9Cl, या फिर तुमको दे रखा है C4H9OH, या तुमको दे रखा है C5 के बाद H11OH, या फिर C6H13Cl। समझना, ये तुम्हें यौगिक दे रखे हैं, उन यौगिकों का अणुसूत्र दे रखा है। तुमसे कहा जाए बताइए इस अणुसूत्र के कुल कितने संभावित संरचनाएं होंगी, कितनी संरचना बना सकते हो, तो बताइए C4H9 के कितने केस थे, 4, तो 4 संरचनाएं इससे बनेंगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब यहां पे देखो तुम्हें दे रखा C4H9OH, अल्कोहल बताना है, कितने संरचनात्मक समावयवी अल्कोहल के संभव होंगे। इसमें एक चीज याद रखना, अभी हम इसमें सिर्फ संरचनात्मक समायों की ही बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, त्रिविम समायोगिता की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ संरचनात्मक समायों की बात कर रहे हैं। जिस दिन हम त्रिविम पढ़ लेंगे उस दिन फिर हम इसमें त्रिविम समायों की भी बात करेंगे, वो सब बाद में आएगा। तो C4H9 के कितने केस होते हैं, 4, तो OH का मतलब इसके 4 अल्कोहल प्राप्त होंगे। देखो एक एक सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। आपसे कहा जाए C5H11OH कि कितने अल्कोहल संभव होंगे, तो C5H11 के कितने केसेस बनते थे, कितने बनाए थे, पेंटेल समूह 8, तो इसके टोटल 8 अल्कोहल आंसर होगा। और C6H13Cl बताओ, तो इसका C6 का कितना आंसर आएगा, 17। सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो 17 संरचनाएं बनाने में सोचो आप कितना टाइम लगेगा, और इतनी संरचनाएं बनाने के बाद भी तुम्हारा आंसर सही आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आइसोमेरिज्म टॉपिक में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन का, तो जितना हो सके उनको तुम्हें डायरेक्टली वैल्यूज पता होना चाहिए, तो एक सेकंड में आंसर निकाल लोगे और आंसर भी एकदम परफेक्ट आएगा। कई बात समझ? चलिए ठीक है, तो ये हमने यहां पर बात करी एल्किल समूह की।
तो इसी के आगे हम कैलकुलेशन की ही बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।